बात करेंगे महाजनपद काल को लेकर के। और महाजनपद काल में आज बेसिकली हम 10 गणराज के विषय में बात करेंगे। कुछ समझने के लिए नहीं है, बस चीजें याद रहें। कौन सा महाजनपद किस लोकेशन में अवस्थित था 6ठी सदी ईसा पूर्व में, और यहां के अगर कोई एक दो प्रमुख बातें रही हैं तो वो क्या रही हैं वो देखेंगे। इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि ये जो महाजनपद रहे इसमें जो मगध रहा, तो मगध की सफलता के कारण क्या रहे, अर्थात मगध साम्राज्यवाद के दौड़ में सबसे आगे क्यों निकल गया। आखिर मगध की वो क्या मूलभूत विशेषताएं रहीं जो अन्य 15 महाजनपदों के पास देखने को नहीं मिलती हैं, जो कमियां रहीं अन्य महाजनपदों की, वही उनकी कमियां मगध के साथ उनकी सुविधाओं के रूप में जुड़ जाती हैं और मगध साम्राज्यवाद की रेस में सबसे आगे बढ़ गया। प्रश्न यहां से प्रारंभिक परीक्षा में कॉन्सेप्ट बेसिस ही बनते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न नहीं बनता है। इसी कड़ी में हम महाजनपद काल में कुछ तथ्यों के साथ इस काल की राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति क्या रही उस पर बात करेंगे, और कल फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ जाएंगे। कल आर्थिक स्थिति देखेंगे, फिर इस काल में जो विदेशी आक्रमण हुआ उस पर बात करेंगे, और इस चैप्टर का फिर अंत करेंगे धार्मिक आंदोलन के साथ, जिसके तहत हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी देखेंगे। 10 गणराज्य में आपको पता है कौन कौन से 10 गणराज्य हैं। हूबहू एग्जैक्ट अगर याद नहीं भी रहता तो भी आमतौर पे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए। 10 गणराज्य की बात करें तो यहां से कभी कभी ऐसा हुआ है इक्का दुक्का प्रश्न तथ्यात्मक प्रकार का पूछ लिया गया हो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गणराज्य अपनी रक्त शुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। या फिर कलाम हो गया, मौर्य हो गया, शाक्य हो गया, भग हो गया। अब 4 एक तरफ गणराज्यों के नाम और इनका मिलान करने के लिए केशपुत्र, पिपलीवन, कपिलवस्तु या सुमसुमार पर्वत, सुमसुमार पर्वत या सिर्फ सुमसुमार। अब नीचे ऑप्शन दे देना, ए बी सी डी, मतलब ऐसे करके मिलान करने टाइप से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बहुत पहले रही है। हाल फिलहाल में ऐसा नहीं देखने को मिला, लेकिन कभी भी इस प्रकार की गुंजाइश रहती है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ एकाध किसी महत्वपूर्ण, जैसे कलाम को लेकर के कि जो पहले गुरु रहे गौतम बुद्ध के आलार कलाम, उनका संबंध किस एक गणराज्य से था, तो वो कलाम, केशपुत्र के कलाम गणराज्य से ही संबंधित रहे। इसी प्रकार से मौर्य, निम्नलिखित में से मौर्यों को अगर किसी गणराज्य से जोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से किस एक गणराज्य से संबंधित माना जा सकता है, तो मौर्य शब्द मौर्य शब्द से ही निकला हुआ है। गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित थे, तो कपिलवस्तु के शाक्य गणतंत्र से संबंधित थे। इस प्रकार के कुछ अलग से तथ्य देखने को मिलते हैं। तो 10 गणराज्य की स्थिति क्या है उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा इसी क्रम में हम बात कर ले समझने वाली कि महाजनपद में जो मगध रहा, तो मगध की सफलता के कारण क्या रहे। तो मगध की सफलता के कारण में अगर हम बात समझें, मगध की सफलता के कारण, तो आपको जानकारी है कि मगध का लोकेशन क्या है। तो आपको बहुत आसानी से यह जानकारी है कि मगध वर्तमान का जो बिहार का क्षेत्र है, मध्य बिहार का क्षेत्र, वो मगध के तौर पे जाना जाता था। और ये जो मध्य बिहार का क्षेत्र है वो बेसिकली कैसा है, बिल्कुल प्लेन है, मैदानी भाग है। जब मैदानी भाग होगा तो निश्चित रूप से कृषि के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो कृषि यहां पे बहुत अच्छी देखने को मिलेगी।
और मगध सिर्फ वो केंद्रीय स्थल है, बिहार का जो मध्य भाग है वो केंद्रीय स्थल है, लेकिन मगध जो राज्य था थोड़ा सा और दूर दराज में फैला हुआ था। और आपको यह भी पता होगा कि 2000 के पहले झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। और अगर छठी सदी ईसा पूर्व की बात किया जाए और मगध की बात किया जाए तो निश्चित रूप से झारखंड से और भी परिधि अगर देखा जाए, खींचा जाए, तो एक बड़ा सा क्षेत्र रहा। दक्षिणी बिहार हो झारखंड के रूप में, या पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया, बांग्लादेश वगैरह, सब उस समय काल में इसी का अंग। और ये सारे के सारे कैसे? जंगली। और जब जंगल यहां पे है तो निश्चित रूप से वन संसाधन भी यहां पे देखने को मिलेगा। वन संसाधन में लकड़ी प्रचुर मात्रा में मिल रही है, इसके साथ साथ जंगली पशु भी मिल रहे हैं। जंगली पशुओं के अंतर्गत ही हाथी आदि पशु भी मिल रहे हैं। मगध एक ऐसा महाजनपद या राज्य था, महाजनपद का मतलब राज्य, जिसने बड़े पैमाने पर, पहली बार भारत में बड़े पैमाने पर युद्ध में हाथियों का प्रयोग मगध के द्वारा ही किया गया। एक महत्वपूर्ण तथ्य कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य था जिसने बड़े पैमाने पर युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था? उत्तर है मगध। हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था। इसी कड़ी में जब जंगली क्षेत्र है और झारखंड का एरिया, तो आपको पता है कि खनिज बहुल क्षेत्र है, खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में। और खनिज संसाधन में भी कौन सा? लोहा। और लोहे की क्या भूमिका होती है अस्त्र शस्त्र के निर्माण में? तो ये कुछ सामान्य सी बातें रही जो कि दर्शाता है मगध की भौगोलिक स्थिति कैसी रही। तो एक राज्य विस्तार के लिए या साम्राज्य विस्तार के लिए जो मगध की भौगोलिक स्थिति रही वो काफी अनुकूल रही। एक राज्य निर्माण के लिए, एक महाजनपद के डेवलपमेंट के लिए, या एक साम्राज्यवाद का विस्तार प्रसार करने के लिए मगध की अनुकूल भौगोलिक स्थिति रही। इसके साथ साथ एक बात और यहां पे जोड़ा जा सकता है। तो आपको पता है कि अथर्ववेद में मगध के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग, और व्रात्य शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है उसका सीधा सीधा रीजन यह है कि मगध में उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते भी वैदिक कर्मकांडीय जो व्यवस्था रही ब्राह्मणवादी, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। अर्थात पुरातन जो वैदिक कर्मकांड बलि वाली प्रक्रिया रही, पुरातन पंथी, उसका प्रचार प्रसार अभी भी मगध क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया था। अर्थात मगध का समाज कैसा था? तो मगध का समाज एक स्वतंत्र चिंतन वाला समाज था। यहां के लोग पुरानी परिपाटी में विश्वास रखने वाले नहीं थे, किसी खास एक कल्चर से बंधे हुए नहीं थे। यहां का समाज एक खुला समाज, समाज में खुलापन का प्रतिनिधित्व करता है, स्वतंत्र विचारों वाला, कोई भी नए विचार को आत्मसात करने वाला मगध का समाज था। किसी प्रचलित रूढ़िवादी प्रक्रिया को ही फॉलो करना मगध की नियति नहीं थी। तो कोई भी नए विचार को आत्मसात करना मगध के लिए आसान था, और नए विचारों के साथ जो लगातार आगे बढ़ता है विजेता वही बनता है। इसके साथ साथ कुछ और बातें, मगध में अन्य महाजनपदों में थोड़ा सा लेट, लेकिन मगध में आपको पता है कि नगरीकरण छठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपद काल के दौरान नगरीकरण की स्थिति बनती है, और शुरुआत मगध क्षेत्र से देखने को मिलती है या पूर्वी क्षेत्र से देखने को मिलती है। जो शुरुआती 6 महानगर थे मगध क्षेत्र से संबंधित, 2 महानगर वहां पे देखने को मिलते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया और इसके साथ साथ आहत सिक्कों का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से और गति, व्यापार वाणिज्य
को गति मिलती है, व्यापार वाणिज्य को गति मिलती है, तो निश्चित रूप से टैक्स भी पर्याप्त मात्रा में मिलता चला जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होगी, नियमित सैनिकों की, वेतनभोगी सैनिकों की नियुक्ति होगी। इससे निश्चित रूप से साम्राज्यवाद को और बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, मगध में योग्य राजाओं की एक निरंतर श्रृंखला देखने को मिलती है, निरंतर श्रृंखला, जो कि अन्य महाजनपदों के साथ ऐसा नहीं देखने को मिला। अन्य महाजनपदों के अंतर्गत आप एक दो राजाओं के बारे में जानते होंगे पहले से, या अभी जाने होंगे, इस यादें नहीं, और न किताबों में लिखा भी है। किताबों में क्रमशः वंशावली कभी भी किसी महाजनपद के विषय में नहीं लिखा हुआ है, जानकारी नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है? क्योंकि जब तक कोई खास काम करेगा नहीं, उसकी जय जयकार होगी कैसे? तो कुछ ऐसा खास काम हुआ ही नहीं, तो इतिहास में कलम, इतिहास के जानकारों की रुकी नहीं उनके लिए। लेकिन मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर शिशुनाग, कालाशोक, सबके समय कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली गई। महापद्मनंद, फिर घनानंद, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, मगध का ही राजा, भले ही राजवंश चेंज हो गया लेकिन मगध का ही राजा, बिंदुसार, और लास्ट में अशोक। तो मगध को लगातार योग्य राजाओं की श्रृंखला मिलती चली गई, और मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत बिंबिसार से लेकर के अशोक तक लगातार देखते चले जाते हैं। इस प्रकार जो कुछ सुविधाएं मिली मगध को, जो कुछ मगध की विशेषताएं रहीं, वो विशेषताएं जो मगध को प्राप्त हुई, जो सुविधाएं प्राप्त हुई, जो संपन्नता मिली, वो अन्य महाजनपदों के लिए वही विशेषताएं अभाव के रूप में रही। और यही रीजन है कि साम्राज्यवाद की रेस में इन विशेषताओं का प्रयोग करते हुए मगध सबसे आगे बढ़ गया, और मगध के नेतृत्व में या पाटलिपुत्र के नेतृत्व में भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का गठन हुआ, निर्माण हुआ। बात समझ में आ रही है आसानी से भाई? बात समझ में आ रही है आसानी से? राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति, अब राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति की बात किया जाए तो आपको जानकारी है कि इस काल में दो प्रकार के व्यवस्थाएं प्रशासन में देखने को मिलती हैं, राजतंत्रात्मक एंड गणतंत्रात्मक, दोनों प्रकार की विशेषताएं। इसके साथ साथ इस काल की प्रशासनिक विशेषताओं में क्या 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्तराधिकार के नियम का कोई निश्चित प्राधिकार देखने को मिलता है, नियमावली देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से यहां पे अगर उत्तराधिकार के नियम की बात किया जाए तो उत्तराधिकार के नियम का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है कि ज्येष्ठ पुत्र ही अगला राजा होगा, कनिष्ठ पुत्र ही अगला राजा होगा पिता के मरने के बाद। यहां तो ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तराधिकार संबंधी कोई भी निश्चित नियम नहीं बन पाया था। पिता की हत्या करके पुत्र राजा बन रहा है। उसी क्षेत्र में मगध में जहां अजातशत्रु, जहां उदयन और उसके बाद के लोग अपने पिता की हत्या करके राजा बन रहे हैं, तो उसी क्षेत्र में, उसी महाजनपद में शिशुनाग जैसे लोग भी रहे जो कि परिपाटी से अर्थात राजवंश से हट करके एक सामान्य सा व्यक्ति जिसको आम जनता के द्वारा राजा चुन लिया गया,
इसका मतलब कि उत्तराधिकार के नियम का कोई भी स्पष्ट साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इस काल में राज्य विस्तार तीव्र गति से देखने को मिल रहा है। अचानक से वैदिक काल समाप्त होता है और बड़े बड़े 16 महाजनपदों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है, अर्थात तीव्र गति से राज्य विस्तार इस काल में देखने को मिल रहा है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है, आखिर ऐसा वो कौन सा तत्व रहा जिसकी वजह से तीव्रता से राज्य विस्तार हो रहा है? इसका सीधा सीधा एक कारण यह है कि अब जो टैक्स था वह नियमित हो गया। कैसे नियमित हो गया? क्योंकि आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ और ये जो नियमित हुआ वास्तव में मुद्रा के रूप में हुआ। मुद्रा की शुरुआत हो गई आहत मुद्रा या पंचमाग्र। इससे फायदा यह हुआ कि कोई भी राज्य तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता है जब तक एक निश्चित भौगोलिक अवस्थिति न हो, उसमें रहने वाली कोई निश्चित जनसंख्या न हो, उस क्षेत्र विशेष में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी न हो, उस क्षेत्र विशेष की सुरक्षा के लिए निश्चित मात्रा में सैनिक न हो। और ये सारी चीजें इस समय काल में अवश्य ही देखने को मिलती हैं। इस समय काल में जब राज्य विस्तार हुआ तीव्र गति से, क्यों हुआ? क्योंकि टैक्सेशन नियमित हो गया। इस काल की अगर टैक्सेस की बात किया जाए तो बलि, भाग, कर, इन नामों से इस काल में टैक्स देखने को मिलता है। अब जब टैक्स नियमित हो गया तो इससे सहूलियत क्या हुई राजा को? इससे सहूलियत यह हुई कि राजा अब वेतन भोगी सैनिकों की नियुक्ति कर सकता था क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ प्रशासन का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए योग्य प्रशासनिक कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता था। किसके बल पे? टैक्सेशन के बल पे। और यही रीजन रहा कि जब टैक्सेशन हो रहा है नियमित रूप से, उत्तर वैदिक काल में सिर्फ एक राजस्व अधिकारी का हम उल्लेख देखते हैं, लेकिन इस समय काल में लगभग आधे दर्जन, अर्थात काम बढ़ रहा है और अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। इस काल में लगभग आधे दर्जन राजस्व अधिकारियों का उल्लेख देखने को मिलता है। राजस्व अधिकारियों का उल्लेख देखने को मिलता है। जैसे प्रश्न पूछा भी गया है शौल्किक, पहले प्रश्न पूछा भी गया है शौल्किक, बहुत ही महत्वपूर्ण। बलि साधक, ये सब इस काल के प्रशासनिक अधिकारी हैं भाई। द्रोण मापक, इस प्रकार के इस समय काल के अधिकारी हैं। इस काल में जब वेतन भोगी सैनिकों की नियुक्ति हुई, पैसे की वजह से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हुई। इस काल में इसके साथ साथ व्यापार वाणिज्य में भी गति देखने को मिलती है। तो इन सबों का कुछ परिणाम निकल करके आता है। जो पहले कबीलाई प्रकार की व्यवस्था थी वैदिक काल में, अब उसका पतन हो रहा है। कबीलाई प्रकार की व्यवस्था का पतन हो रहा है। जब कबीलाई प्रकार की व्यवस्था का पतन हो रहा है इन कारणों से, तो निश्चित रूप से कबीलाई प्रकार की जो सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं, वो इस काल का आरंभ होते होते समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य करती थीं संस्थाएं, अब वो सारे कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? अब इनके द्वारा हो रहे हैं। एक चीज। दूसरी बात कि पहले कबीलाई प्रकार की व्यवस्था थी, तब इन लोगों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब बड़े बड़े राज्य देखने को मिल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो कबीलाई प्रकार की व्यवस्था की अब आवश्यकता नहीं रही। समय के साथ इनको समाप्त होना ही पड़ा।
विशेष रूप से जब वेतनभोगी सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हुई तो निश्चित रूप से अब इनके जो काम थे अब इनको करना हो रहा है, तो अब इनकी आवश्यकता बनती ही नहीं है। इसके अलावा इस समय काल की अगर बात किया जाए, क्षेत्र बड़ा है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, प्रशासनिक अधिकारी सैनिक के साथ साथ व्यापार वाणिज्य भी बढ़ रहा है। पहले व्यापार वाणिज्य व्यापारियों के द्वारा हो रहे हैं, धीरे धीरे गवर्नमेंट की नजर उनके ऊपर पड़ रही है, तो पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपना लाभ देखने के लिए अर्थात राज्य अपना लाभ देखने के लिए उनके ऊपर कुछ ना कुछ नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करेगी। इसी क्रम में इस काल में लेखन पद्धति की शुरुआत होती है, राजकीय दस्तावेजों की शुरुआत होती है। राजकीय दस्तावेज पहले नहीं ये सब देखने को मिले, अब पहली बार भारतीय इतिहास में ये सारी चीजें देखने को मिले। इसके साथ साथ राजकीय आदेश के द्वारा अमुक कार्य किया जा रहा है, तो इस संदर्भ में राजकीय मोहर की भी आवश्यकता महसूस हुई। राज्य द्वारा लगा हुआ कोई भी आदेश जब तक मोहर युक्त नहीं है तब तक राज्य द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, यह आदेश स्वीकार्य हो नहीं सकता था। इस प्रकार की नई नई चीजें इस काल में देखने को मिलती हैं। अगर इस काल के प्रशासनिक प्रश्न पूछा हुआ है बहुत वर्ष पहले, अगर प्रशासन की इकाई की बात किया जाए, प्रशासनिक इकाई की, ठीक वैसे ही जैसे आज देश भारत है, देश प्रांतों में बटा हुआ है, प्रांत जिलों में बटा हुआ, जिले गांव में बटे हुए हैं, ये सारे के सारे यूनिट्स कहे जाते हैं, अर्थात इकाइयां कहे जाते हैं। और अगर छठी सदी ईसा पूर्व की बात किया जाए तो प्रशासनिक इकाइयों में राज्य सबसे महत्वपूर्ण, राज्य अर्थात महाजनपद, राज्य द्रोणमुख में बटा हुआ, द्रोणमुख खरवटिक में बटा हुआ, खरवटिक, और ये गांव में बटा हुआ, अर्थात खरवटिक क्या है, मान लीजिए 50 गांवों का समूह, द्रोणमुख क्या है 200 गांवों का समूह, और उससे ऊपर सबसे ऊपर राज्य, मोर देन 500,000 100,000 ये गांवों के क्षेत्र के बराबर एक पूरा का पूरा राज्य देखने को मिल रहा है। ये इस काल की कुछ प्रशासनिक इकाइयां हैं। यही सारी बातें हमें थोड़ा सा नोट करते हुए चले जाना है। एक हेडिंग डालेंगे, दस गणराज्य, 10 गणराज्य शुरू करेंगे। छठी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में छठी सदी ईसा पूर्व में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ प्रशासन की गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। प्रशासन की गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में इस काल में बौद्ध ग्रंथों से गंगा घाटी क्षेत्र में
गंगा घाटी क्षेत्र में कुल 10 गणराज्यों के, गंगा घाटी क्षेत्र में कुल 10 गणराज्यों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। कि अस्तित्व की जानकारी मिलती है जिनका विवरण निम्नलिखित है। जिनका विवरण निम्नलिखित है। डैश नीचे नंबर 1, नंबर 1 कपिल वस्तु के शाक्य। कपिल वस्तु के शाक्य। डैश 1-2 लाइन लिखेंगे। शाक्यों की राजधानी, शाक्यों की राजधानी कपिल वस्तु थी, जबकि कपिल वस्तु थी जबकि इनकी एक दूसरी राजधानी लुम्बिनी भी रही। लुम्बिनी भी रही। वर्तमान में कपिल वस्तु की पहचान, प्रश्न पूछा हुआ है ये भी, वर्तमान में कपिल वस्तु की पहचान सिद्धार्थनगर के पिपराहवा, सिद्धार्थनगर के, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिला है, सिद्धार्थनगर के पिपराहवा नामक स्थान से पिपराहवा नामक स्थान से की जाती है। शाक्यों को अपनी रक्त शुद्धि, शाक्यों को अपनी रक्त शुद्धि पर काफी घमंड था। इसी कारण ये लोग अपनी ही जाति, अपनी ही जाति ऑब्लिक गणराज्य, अपनी ही जाति ऑब्लिक गणराज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। नंबर 2, रामग्राम के कोलीय। कोलीय कहां से संबंधित? रामग्राम से। रामग्राम के कोलीय रामग्राम के कोलीय वर्तमान में इस गणराज्य की पहचान
वर्तमान में इस गणराज्य की पहचान गोरखपुर के रामगढ़ स्थान से गोरखपुर के रामगढ़ स्थान से की जाती है। शाक्य तथा कोलीय गणराज्यों में शाक्य तथा कोलीय गणराज्यों में शाक्य तथा कोलीय गणराज्यों में रोहिणी नदी, महत्वपूर्ण प्रश्न, रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर लगातार संघर्ष होता रहता था। जिसका एक बार समाधान महात्मा बुद्ध ने किया था। अगला नंबर 3, सुमसुमार पर्वत के भग्न। सुमसुमार पर्वत के भग्न वर्तमान में इसकी पहचान मिर्जापुर जिले के चुनार क्षेत्र से की जाती है। चौथा, अलकप के बुलीय डैश वर्तमान में इसकी पहचान बिहार के बेतिया जिले से की जाती है। अगला, केशपुत्र के कलाम। केशपुत्र के कलाम कहां के? केशपुत्र के। डैश वर्तमान में इसकी पहचान कोशल महाजनपद के अवध वाला क्षेत्र, कोशल महाजनपद के किसी पश्चिमी क्षेत्र से की जाती है। कोशल महाजनपद के किसी पश्चिमी क्षेत्र से, एग्जैक्ट नहीं पता, कोशल के पश्चिम में था, बस इतनी जानकारी से की जाती है।
गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम यहीं से संबंधित थे। अगला, पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन के मौर्य वर्तमान में इसकी पहचान गोरखपुर के कुसुम्भी नामक गांव से की जाती है। कुसुम्भी नामक गांव से की जाती है। संभवतः मौर्य शब्द की उत्पत्ति मौर्य से ही हुई है। अर्थात मौर्य लोग नहीं, अर्थात मौर्यों के पूर्वज संभवतः मौर्य गणराज्य से ही संबंधित थे। अगला, मिथिला के विदेह। वर्तमान में इसकी पहचान नेपाल की तराई में स्थित बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिलों से की जाती है। यहां के एक प्रसिद्ध राजा जनक थे, आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से। 8वां। अगला, वैशाली के लिच्छवी। वर्तमान में इसकी पहचान बिहार के बसाढ़ क्षेत्र से की जाती है। बुद्ध के काल का अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व,
बुद्ध के काल का यह सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली गणराज्य था, जो कि जो कि 36 छोटे बड़े 36 छोटे बड़े संघों का नेता था। छोटे बड़े संघों का नेता था। यहां का सबसे प्रमुख राजा चेटक था। चेटक महावीर स्वामी की माता महावीर स्वामी की माता त्रिशला चेटक की ही बहन थी। चेटक की ही बहन थी। एक और लाइन लिखें इसमें, लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय सभा केंद्रीय सभा को, गणराज्यों की केंद्रीय सभा को क्या कहा जाता था? तो ब्रैकेट में लिख लें संथागार। एक अलग से तथ्य, केंद्रीय सभा को मतलब राजमहल में 10 20 50 100 1000 लोग बैठ करके जो किसी महत्वपूर्ण विवाद पर या कार्य पर निर्णय लेने के लिए हम सहमति बना रहे हैं, वो सदन, संथागार, केंद्रीय सभा, ब्रैकेट में संथागार। केंद्रीय सभा में 7707 क्षत्रिय थे। 7707 क्षत्रिय थे। पैराग्राफ चेंज करके, उल्लेखनीय है कि उपरोक्त 8 गणराज्यों को ही मिलाकर वज्जी संघ महाजनपद कहलाता था। जिसको जीतने में अजात शत्रु को 16 वर्ष लगे थे। अगला 9वां लिखेंगे, कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा के मल्ल वर्तमान में इसकी पहचान कुशीनगर जिले
कुशीनगर जिले के कसया, अंडरलाइन करेंगे, कसया स्थान से की जाती है। एक लाइन और लिखें, कुशीनगर ब्रैकेट में कुशीनारा, कुशीनगर ब्रैकेट में कुशीनारा, ब्रैकेट क्लोज। कुशीनगर के सालवन में ही, सालवन, कुशीनगर के सालवन में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु हुआ था। एक और तथ्य उल्लेखनीय है कि एक बार इन्हीं मल्लों ने, इन्हीं मल्ल गणराज्य ने यह आदेश निकाला था कि आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को बुद्ध का स्वागत करने वाले को 500 कारशापण, कारशापण इस समय की मुद्रा का नाम था, बताएंगे बाद में। 500 कारशापण, कारशापण को ही कहापण भी कहा जाता था, ये मुद्रा है। 500 कारशापण या कहापण का दंड देना पड़ेगा। जी जी, एक जंगल है बस पुनीत जी, देना पड़ेगा। लास्ट एक लिख लें, पावा के मल्ल 10वां, पावा के मल्ल। वर्तमान में इसकी पहचान देवरिया जिले से की जाती है। इसी गणराज्य में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। जिसके उपलक्ष्य में मल्लों ने दीपावली का आयोजन किया था। दीपावली का आयोजन किया था। अब आप देख रहे हैं पावा के मल्ल गणराज्य में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। कुशीनारा के मल्ल गणराज्य में किसकी?
गौतम बुद्ध की मृत्यु हो रही है, तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु मल्ल गणराज्य में हुई थी। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, सामान्य सी बात। अगली हेडिंग डालेंगे, ये हो गया। अगली हेडिंग, मगध साम्राज्यवाद की सफलता के कारण मगध साम्राज्यवाद की सफलता के कारण नंबर एक, मगध की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे 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 लिखें। नंबर एक, मगध की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। ये हेडिंग कर लेंगे इसको, नीचे ए, नीचे ए। अनुकूल कृषि भूमि का होना, नीचे नंबर ए, एक नंबर हेडिंग अनुकूल भौगोलिक स्थिति के नीचे ए पॉइंट, अनुकूल कृषि भूमि का होना। बी, वन संसाधन की प्रचुरता, वन संसाधन की प्रचुरता। वन संसाधन की प्रचुरता, डैश करके एक लाइन जोड़ेंगे। मगध पहला महाजनपद था, पहला राज्य था मगध पहला महाजनपद था या राज्य था जिसने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था। सी, नीचे अब सी लिखेंगे। लौह खनिज, लौह खनिज संसाधन की प्रचुरता, लौह खनिज संसाधन की प्रचुरता। डी, डी ये लिखेंगे। सामरिक दृष्टि से, सामरिक, डी, सामरिक दृष्टि से अभेद्य राजधानियां, सामरिक दृष्टि से अभेद्य राजधानियां, डैश करके दो लाइन लिखेंगे इसमें। सामरिक दृष्टि से अभेद्य राजधानियां डैश। मगध की प्रथम राजधानी, मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज, ब्रैकेट में या ऑब्लिक करके राजगृह, गिरिब्रज ऑब्लिक राजगृह, जहां 5 पहाड़ियों से जहां 5 पहाड़ियों से घिरा एवं सुरक्षित, 5 पहाड़ियों से घिरा एवं सुरक्षित था, तो वहीं
पाटलिपुत्र तो वहीं पाटलिपुत्र तीन नदियों, पहले लिखाया है गंगा गंडक सोन, तीन नदियों पाटलिपुत्र तीन नदियों गंगा गंडक सोन, तीन नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग था। ये हो गया पहाड़ी दुर्ग, ये हो गया जल दुर्ग। ये लिखा था सब कुछ नंबर 1 पॉइंट में, नंबर 1 पॉइंट में लिखा हुआ था। अब करेंगे नंबर 2, नंबर 2 लिखेंगे नीचे, नंबर 1 में ही ये 4 पॉइंट लिखा हुआ था। नंबर 2 मगध, नंबर 2 मगध का स्वतंत्र एवं खुलापन समाज, मगध का स्वतंत्र एवं खुलापन समाज, डैश करके लिखेंगे। उत्तर वैदिक काल के अंत तक, उत्तर वैदिक काल के अंत तक मगध का क्षेत्र पुरातन ब्राह्मणवादी, मगध का क्षेत्र पुरातन ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था या यज्ञ कर्मकांडीय व्यवस्था अर्थात रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त एक स्वतंत्र विकास उन्मुखी समाज का प्रतिनिधित्व करता था। समाज का प्रतिनिधित्व करता था जहां नए विचारों के आत्मसातीकरण, नए विचारों के आत्मसातीकरण की प्रक्रिया आसान रही। कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, नोट कर लें, अच्छा रहेगा। कि प्रक्रिया आसान रही। महाजनपद काल के आरंभ में इस स्वतंत्र विचार वाले मगध क्षेत्र में जब ब्राह्मणवादी परंपराओं का प्रचलन आरंभ हुआ,
तो इसका तीव्र विरोध हुआ। यही कारण था कि छठी सदी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप आरंभ धार्मिक और बौद्धिक आंदोलन का केंद्र बिंदु मगध था। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। केंद्र बिंदु मगध था। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3, नगरीकरण तथा आहत सिक्कों के प्रयोग। आहत सिक्कों के सर्वप्रथम प्रयोग, ऐसे लिखें, सर्वप्रथम प्रयोग ने भी मगध साम्राज्यवाद में प्रमुख भूमिका निभाई। और एक लास्ट, बिंबिसार से लेकर अशोक तक। नंबर 4, बिंबिसार से लेकर अशोक तक मगध को लगातार योग्य एवं महत्वाकांक्षी राजाओं की श्रृंखला प्राप्त हुई। पैराग्राफ चेंज करके 1-2 लाइन कंक्लूजन। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जो कुछ विशेषताएं मगध की मजबूती रही, वही अन्य महाजनपदों की कमियां साबित हुई। यही कारण है कि मगध साम्राज्यवाद की दौड़ में सफल रहा। साम्राज्यवाद की दौड़ में सफल रहा और मगध के नेतृत्व में ही
और मगध के नेतृत्व में ही प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। हेडिंग डालेंगे राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति और छोड़ देंगे राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति। हो गया। चले, उम्मीद करता हूं बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। सारे तथ्य भी आपको मिलते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता जा रहा होगा। कोई अलग से परेशानी आएगी तो निश्चित रूप से आप बताते रहिएगा।